हेलो फ्रेंड्स। तो कल अपन यहाँ पर बात कर चुके थे। अपन ने अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को ढकने वाली और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढकने वाली की बात की थी। और इन क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया था कि आप खुद से सर्च करना, आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना चैप्टर के एंड में मैं आपको ये क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आज अपन को बात करनी है संकुलन क्षमता की। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं संकुलन क्षमता की। तो किसी निकाय द्वारा निकाय के कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वह उस निकाय की संकुलन क्षमता कहलाती है। मतलब किसी निकाय के जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वह उस निकाय की संकुलन क्षमता होती है। संकुलन क्षमता के लिए एक सूत्र दिया जाता है जो होता है संकुलन क्षमता बराबर होती है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे निकाय का जो कुल आयतन होता है वो संकुलन क्षमता के बराबर होता है। उसके बाद आता है प्रतिशत संकुलन क्षमता। किसी निकाय के कुल भाग के आयतन का जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वह उस निकाय की संकुलन क्षमता प्रतिशत संकुलन क्षमता कहलाती है। मतलब निकाय का यदि अपन भाग 100 मान लें तो 100 में जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाएगा वह उसकी संकुलन क्षमता वो प्रतिशत संकुलन क्षमता आ जाएगी। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता के लिए जो सूत्र दिया जाता है वो होता है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे निकाय का कुल आयतन इंटू में 100। ये होता है संकुलन क्षमता प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालने के लिए सूत्र। अब आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं उनमें प्रतिशत संकुलन क्षमता की अपन गणना किस प्रकार से करते हैं। तो एससी होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एससी होता है सिंपल यूनिट सेल की जो प्रतिशत संकुलन क्षमता होती है वो अपन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई घन है तो एससी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इनके द्वारा अपन ने त्रिज्या आर आर मान ली। तो जो ये घन की भुजा होती है ये 2r के इज इक्वल टू में आ जाती है। तो एससी में अवयवी कणों की जो संख्या होती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक होती है, निकाल के भी दिखाया था मैंने आपको। और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अवयवी गोले द्वारा घेरा गया कुल आयतन जो होगा वो होगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब इंटू में 1। ये 1 है, ये जो है अवयवी कणों की संख्या होती है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद अगली जो अपन देखते हैं उसमें होता है घन की भुजा। यदि a है तो जो घन का आयतन होता है वो a क्यूब होगा। और क्योंकि a बराबर है 2r के, मैंने आपको बताया था पीछे भी कि a बराबर है 2r के, तो घन का जो आयतन होगा वो 2r क्यूब हो जाएगा। और अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8r क्यूब आ जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र मैंने आपको बताया था, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे में निकाय का कुल आयतन इंटू में 100। ये प्रतिशत संकुलन क्षमता का सूत्र है। इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो जब समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखते हैं तो अपने पास आता है ऐसी प्रकार की जो प्रतिशत संकुलन क्षमता निकल के आती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 ये सूत्र से आया है, ये पाई का मान रख दिया अपन ने 22/7 इंटू में आर क्यूब अपने पास सूत्र में था ही। और यहाँ पे अपन ने घन का आयतन रख दिया 8r क्यूब इंटू में ये 100 यहाँ से आ ही गया। और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 1100/21। और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 52.40%। तो अतः ऐसी का मैंने आपको बताया था सिंपल यूनिट सेल, ऐसी प्रकार की जो प्रतिशतता आती है वो होती है 52.4240%। तो नोट करेंगे, एक बात नोट करने के लिए, तो ऐसी प्रकार की एक कोष्टिका के निकटवर्ती कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों को स्पर्श कर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो अब अपन बात करते हैं एफसीसी या सीसीपी में प्रतिशत संकुलन क्षमता। एफसीसी होता है फेस कॉन्टैक्ट यूनिट सेल और सीसीपी को अपन बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इनकी बात करते हैं। तो एफसीसी में जो अवयवी कणों की संख्या मैंने आपको पिछली वीडियो में निकाल के दिखाई थी कि 4 आती है। और गोले का जो आयतन था वो आपको पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब अपन इसमें बात करते हैं। तो अवयवी गोले का जो कुल आयतन होगा उसमें अवयवी कणों की जो संख्या होती है 4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। पाई का मान अपन ने 22/7 ले लिया। इसको अपन ने समीकरण नंबर
1 दे दी। अब यदि घन की भुजा को ए हो तो घन का जो आयतन होगा वो ए क्यूब होगा। और जब समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये समकोण त्रिभुज एबीसी में अपन देखें तो एसी बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर का मान बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के, क्योंकि ये घन की भुजाएं हैं तो ये समान होंगे। और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर के, और ए सी को अपन स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएंगे, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर आ जाएगा। और ए सी को जब अपन आगे देखेंगे तो a अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट 2 का वर्गमूल रह जाएगा। और ए सी का मान होता है 4r, तो अपन यहाँ पे ए सी का के मान पर 4r रखेंगे। ये मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे अपन ने ए सी बराबर में 2 अंडर रूट r अपने पास आया है, नहीं अंडर रूट a अंडर रूट 2 आया है अपने पास। तो यहाँ से ए सी का मान अपन ने 4r रख दिया, तो यहाँ से आया a अंडर रूट 2, तो यहाँ से 2 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ये यदि अपन 2 को 4 को तोड़ें तो ये टूटेगा 2 अंडर रूट 2 इंटू में r अपॉन में अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास जो बचे आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट 2 a r इज इक्वल टू बराबर होगा a के। तो ये अपने पास बच के आएगा, तो यही अपने पास यहाँ पे बच के आया है 2 अंडर रूट 2 r। और अब यदि अपन आगे देखें तो घन का जो आयतन होता है वो होता है 2 पाई r क्यूब। अब अपन इसको आगे सोल्व करें तो ये आगे आएगा अपने पास, इसको 2 को 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 आ जाएगा, 16 अंडर रूट 2 r क्यूब के। तो इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और ये होता है FCC फेस कांटेक्ट यूनिट सेल में, यहाँ पे ये परसेंटेज एफिशिएंसी है। तो इसको अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे में निकाय द्वारा कुल आयतन इनटू में 100 के। तो यहाँ से अपने पास 4, वो समीकरण नंबर दी थी अपन ने यहाँ पे 1, ये समीकरण नंबर 1 दी थी, तो ये अपन ने यहाँ पे रख दी 4 इंटू में 4/3 गुणा 22/7 r क्यूब। और जब अपना घन का जो आयतन आया उसको अपन ने यहाँ पे डिवाइड भाग में रख दिया इंटू में 100। और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 2200 अपॉन में 21 गुणा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में 74% के। तो एफसीसी की जो प्रतिशत क्षमता आती है वो होती है 74%। अब अपन बीसीसी की बात कर लेते हैं। तो बीसीसी होती है बॉडी कॉन्टैक्ट यूनिट सेल में जो प्रतिशत संकुलन क्षमता होती है उसको अपन कैसे निकालते हैं। तो बीसीसी में जो अवयवी कणों की संख्या थी वो अपन ने पिछली वीडियो में निकाली थी, 2 होती है। और गोले का जो आयतन था वो 4/3 इंटू में 22/7, मतलब 4/3 पाई r क्यूब ही होता है। इसको पाई का अपन ने 22/7 ले लिया और r क्यूब का r क्यूब ले लिया। तो अवयवी गोले द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन होगा उसमें अवयवी कणों की संख्या को मल्टीप्लाई में रखेंगे और ये जो अपना सूत्र है इसको रख लेंगे 4/3 पाई r क्यूब के। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो घन की भुजा यदि a है तो घन का जो आयतन होगा वो a क्यूब होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में वो ऐसे ही करेंगे। तो इसमें अपन मान रख के जब करेंगे तो अपने पास AC बराबर होगा अंडर रूट 2 a के। ये अपन ने पीछे किया भी था। तो इसी प्रकार जब अपन त्रिभुज ACD में करेंगे तो ACD में करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर के। ये AD मान यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे A आएगा। तो AD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर के प्लस में CD स्क्वायर के। तो AD स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट 2A स्क्वायर के प्लस में A स्क्वायर का मान आ जाएगा, क्योंकि AC का मान अपन ने पीछे निकाला था और यहाँ पे भी अपन ने निकाल रखा है अंडर रूट 2A आएगा। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा प्लस में A स्क्वायर और A स्क्वायर इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। और जब यहाँ से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ A स्क्वायर का तो स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से A बाहर आएगा और 3 पर जो है वो अंडर रूट रह जाएगा।
और यहाँ से अपन ने ए डी बराबर 4r था चित्र से, क्योंकि यहाँ पे भी एक और गोला बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे भी एक गोला बनेगा, तो ये 4r के बराबर होगा। तो 4r के बराबर होगा, तो यहाँ से a का मान अपन रखते हैं, तो ए डी का मान रखे अपन ने 4r, और 3 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। तो घन का जो आयतन होता है वो 4/3 r³ आएगा। तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 64 r³ अपॉन में 3√3। इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 दे दी। तो बीसीसी में जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो उसके लिए सूत्र होता है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन अपॉन में निकाय का कुल आयतन इंटू में 100। और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 2√, जो समीकरण नंबर अपन ने 1 दी थी उसको ही जब अपन आगे करते हैं तो इसमें अपन ने बस यहाँ पे इसका आयतन का मान और रख दिया 64, और जो ये 3 डिवाइड में आया वो ऊपर चला गया, तो यहाँ से 100। और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो 1100 गुणा 1.732, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732 अपॉन में 28। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 67.97, या अपन इसको लगभग 68% भी लिख सकते हैं, 68% भी लिख सकते हैं। तो बीसीसी की जो परसेंटेज एफिशिएंसी आई वो लगभग 68% होती है। तो नोट करेंगे आप लोग, जो एससी के लिए ए का मान होता है वो होता है 2r, और एफसीसी फेस कॉन्टैक्ट यूनिट सेल के लिए जो ए का मान होता है वो होता है 2√2r, और बीसीसी बॉडी कॉन्टैक्ट यूनिट सेल के लिए जो ए का मान होता है वो होता है 4/√3r। तो नोट करने के लिए एक और है, इसमें होता है काय के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण विकिरण की स्थिति पर उपस्थित कणों पर स्पर्श करता है। मतलब जो काय के केंद्र पर जो अवयवी कण होते हैं वो विकिरण की स्थिति पर उपस्थित कणों को भी स्पर्श करते हैं, तो इसमें ये बताया गया है। और अब अपन बात करते हैं एकक कोष्टिका की विमा से संबंधित जो अपन गणनाएं करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं उसकी। तो यदि एकक कोष्टिका से संबंधित विमाएं हमें ज्ञात हों, मतलब यदि एकक कोष्टिका की विमाएं अपन को ज्ञात हों तो अपन एकक कोष्टिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और यदि अपन को इसी प्रकार से एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात हो तो अपन उसमें एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का जो द्रव्यमान होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यदि अपन को विमाएं ज्ञात होंगी तो अपन कोष्टिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और यदि अपन को घनत्व ज्ञात हो तो अपन उसमें उपस्थित अवयवी कणों का जो द्रव्यमान होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है यदि घन की भुजा को ए हो तो घन यानी एकक कोष्टिका का जो आयतन होगा वो एकक कोष्टिका का आयतन होगा a³, और एकक कोष्टिका का जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। और यदि अपन को घनत्व याद है तो अपन आयतन निकाल लेंगे, और द्रव्यमान मतलब अपन में कोई इन तीनों में से 2 का मान दिया होगा और 1 का मान अपन को दिया नहीं होगा, तो इस सूत्र में रख के उसका मान अपन निकाल सकते हैं। तो यदि एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या z हो तथा एक घन का द्रव्यमान m है तो एकक कोष्टिका का जो द्रव्यमान आएगा वो z इंटू में m आएगा। तो घनत्व जो होता है उसको अपन d से दर्शाते हैं, तो d का जो मान होगा वो होगा z इंटू में m अपॉन में a³। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान वह मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मतलब जो 1 मोल का जो पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उसी को अपन मोलर द्रव्यमान भी बोल देते हैं, जिसमें अवयवी कण को Na से दर्शाया जाता है। तो Na कणों में द्रव्यमान वो m होगा, और तो अपन ने Na कणों की बात की है, और यदि अपन एक कण की बात करेंगे तो उनका द्रव्यमान होगा m अपॉन में Na। तो समीकरण 1 से में m का जो अपन मान रख देते हैं तो आएगा अपने पास d इज इक्वल टू में z इंटू में m अपॉन में a³ इंटू में Na। क्योंकि ये m का अपन ने मान निकाला है तो ये मान अपन ने यहाँ पे रख दिया, जहाँ पे d जो है अपना घनत्व है, z जो है वो अवयवी कणों की संख्या होती है, m जो है वो होता है कण का मोलर द्रव्यमान, a जो होता है वो घन की भुजा होती है, और za जो होता है वो अवोगाद्रो संख्या होती है। यहाँ पे Na बच्चे ने गलत लिख दिया शायद, नहीं यहाँ पे Na आएगा, यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे Na आएगा। तो Na जो होता है वो अवोगाद्रो संख्या होती है। तो उपरोक्त 5 पैरामीटर में से यदि अपन को 4 पैरामीटर ज्ञात हो तो अपन अज्ञात जो पैरामीटर होता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं।
मतलब ये जो अपने पास 4 जो मान है, इनमें से यदि अपन को 5 जो मान ज्ञात है अपन को, उनमें से यदि अपने पास किन्हीं भी 4 का, जैसे z का मान ना दे और अपन को m n a और a क्यूब और d का मान दे दे, तो अपन z का मान यहाँ पे समीकरण में रखने पर ज्ञात कर सकते हैं। तो बस ये इसी प्रकार से होता है। अब कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग वीडियो में देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, इनको मैं सोल्व करा के आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये अपने टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएंगे, तो टाइम वेस्ट होगा उससे। तो आप ये वीडियो में देख लेना, अपन बात करेंगे अब आगे। तो आप वीडियो को रोक रोक कर देख लेना, मैं आपको सभी क्वेश्चंस तो दिखाई देता हूँ कम से कम, तो आप ये क्वेश्चंस भी देख लेना। तो ये क्वेश्चंस तो चलो मैं आपको करा ही देता हूँ। मतलब जब अपन किसी यौगिक, मतलब एक यौगिक में ए बी के क्रिस्टलीकरण की जो घनीय संरचना बनाते हैं, जिसमें ए परमाणु घन के कोणों पर व बी परमाणु घन के फलकों के केंद्र पर स्थित है, तो इस यौगिक का जो सूत्र होगा वो किस प्रकार से दिखाएंगे। तो ए का मान यदि अपन 1 रख लेते हैं और बी का मान 2 होता है, तो ये 1 जो है वो ए के साथ चला जाएगा और ये 2 है ये बी के साथ चला जाएगा। तो अपने पास जो यौगिक का जो सूत्र बनेगा वो AB3 बन जाएगा। तो बस इसमें यही था, और ये भी आप लोग देख लेना। तो अब अपन बात करते हैं जो ठोसों में जो दोष या अपूर्णताएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के निर्माण की प्रक्रिया में क्रिस्टलीकरण कहलाती है। मतलब जब अपन ठोसों का जब निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को अपन क्रिस्टलीकरण कह देते हैं। और क्रिस्टलीकरण के समय क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर यदि कोई अवयवी कण अपने मूल स्थान से स्थानांतरित नहीं होता है, तो इस स्थिति में अवयवी कणों की जो संख्या होती है या जो अवस्था होती है वो अनियमितता आ जाती है, जिससे ठोस में दोष या अपूर्णताएं आ जाती हैं। तो बस यही बताया गया है कि जब अपन किसी क्रिस्टल ठोस को गर्म करते हैं, मतलब टेम्परेचर देते हैं, तो यदि उसमें कोई अवयवी कण अपना स्थान नहीं बदलता तो उस अवस्था में अनियमितताएं आ जाती हैं, जिसके कारण जो ठोस होता है उसमें दोष या अपूर्णताएं आ जाती हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं इस पे बात करते हैं। तो ये जो अनियमित क्रिस्टलीय ठोस के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक होता है परमाणविक दोष, या इसे अपन बिंदु दोष भी बोल देते हैं। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो, जो ठोसों में जो दोष या अपूर्णताएं होती हैं वो होती हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक होती है परमाणुीय दोष या बिंदु दोष बोलते हैं अपन। अब परमाणुीय दोष को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है स्टोइकोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। अब स्टोइकोमेट्री को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है अनायनिक यौगिक, एक होता है आयनिक यौगिक। अब अनायनिक यौगिक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रिक्तिका दोष या अंतराकाशीय दोष। उसके बाद आते हैं आयनिक यौगिकों पर, आयनिक यौगिकों में आ जाते हैं शोइटकी दोष, और दूसरा आता है विस्थापन दोष या फ्रैंकलिन दोष। अब एग्जाम्पल के लिए शोइटकी दोष में अपन लें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, AgBr, CCl ये आते हैं। और विस्थापन दोष या फ्रैंकलिन दोष में AgCl, AgBr और 2NS आ जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्री दोष की। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु आधिक्य दोष, एक धातु न्यूनता दोष। अब धातु आधिक्य दोष को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण, मतलब जब ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है उसके कारण, एक अंतराणुक रिक्तिका धातु धनायन आने के कारण। तो ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण जो होती है वो होती है NaCl3, LiCl, SiCl4 और KCl। ये जो होते हैं ये ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण दोष आ जाते हैं, और अंतराणुक रिक्तिका धातु धनायनों के कारण जो दोष आते हैं वो होते हैं ZNO और FeS। जो दोष होते हैं वो अंतराणुक में रिक्तिका धातु धनायन आने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं वो होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं ये। और एक होता है धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता दोष में आते हैं धनायनिक रिक्तिका के उत्पन्न होने के कारण, उसमें आता है FeO एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले सकते हैं। और अंतराकाशीय रिक्तिका ऋणायन आने के कारण होता है एक दोष, ये भी धातु न्यूनता दोष में आ जाता है। और
धातु अशुद्धता दोष होता है, इसके कोई भाग नहीं होते, इसको अपन पढ़ेंगे आगे। तो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोषों की। तो यह दोष आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये कैसे उत्पन्न होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो निम्न ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। इस स्थिति में क्रिस्टल आदर्श होता है, मतलब क्रिस्टल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है, मतलब जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब ये सामान्य टेम्परेचर पर होते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर होते हैं, रूम टेम्परेचर मैं आपको बता दूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो रूम टेम्परेचर पर जब होते हैं तो जब इनमें कोई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। और जब मैं आपको पता भी होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उसके कारण जो उत्पन्न होता है, तो उसके कारण कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक दोषों के कारण यौगिक की चालकता में वृद्धि होती है। मतलब जो एलिमेंट होगा उसमें जो चालकता होती है, मतलब विद्युत का चालन होने लग जाएगा। और अगला जो पॉइंट है वो होता है वे बंध, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं। ये रिक्तिकाएं एवं इलेक्ट्रॉन की गति करने के विद्युत चालक में योगदान देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उनके कारण रिक्तिकाएं बन जाती हैं, और ये रिक्तिकाएं क्या करती हैं, ये विद्युत के चालन में योगदान देती हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन व रिक्तिकाओं की गति या परस्पर विपरीत दिशाओं में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन और रिक्तिकाओं की जो गति होती है वो परस्पर विपरीत होती है। उदाहरण के लिए अपन SiG को लेते हैं, SiG क्रिस्टल को लेते हैं। ये कोई SiG क्रिस्टल का अपना फिगर है, देख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है, क्योंकि यहाँ से जब अपन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो यहाँ पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं, यहाँ पे रिक्तिकाएं बन जाती हैं, तो जिसके कारण इनमें विद्युत का चालन बढ़ जाता है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दोष आ जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कारण आते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक दोष बोल देते हैं। तो अब आगे बात करते हैं परमाणुीय दोष या बिंदु दोष के ऊपर। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर अवयवी कण अपनी मूल अवस्था में नहीं होते, इस कारण इसे परमाणुीय दोष कहते हैं। मतलब जब अपन किसी भी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वो अपनी मूल स्थिति में नहीं रह पाते हैं, या वो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं या फिर गैस अवस्था में बन जाते हैं। तो इस कारण उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन परमाणुीय दोष बोल देते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो यदि क्रिस्टलीय ठोस में किसी जालक बिंदु के चारों ओर अनियमितता उत्पन्न की हो जाती है तो इसे ही बिंदु दोष कहते हैं। और अनियमितता पंक्ति विशेष में उत्पन्न होने पर इसे रेखीय या पंक्ति दोष भी कहते हैं। मतलब ये जो दोष होता है ये रेखीय पंक्ति में होता है, तो इसे पंक्ति दोष या रेखीय दोष भी बोल देते हैं। ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला, तो अब अपन बात करते हैं स्टोइकोमेट्री दोष की। ये परमाणुीय दोष का एक भाग होता है। परमाणुीय दोष के 3 भाग होते हैं। तो पहला होता है स्टोइकोमेट्री दोष। अब ये क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस प्रकार के दोष में यौगिक की स्टोइकोमेट्री परिवर्तित होती है, जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये दोष अनायनिक दोनों प्रकार में पाया जाता है। अनायनिक दोनों प्रकार में पाया जाता है। तो अनायनिक यौगिकों में स्टोइकोमेट्री जो दोष होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है अंतराकाशीय दोष। अब अपन फर्स्ट की बात करते हैं रिक्तिका दोष की। रिक्तिका दोष क्या होता है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टल चालक को गर्म करने पर यदि कोई अवयवी कण अपने मूल स्थान पर व्यवस्थित ना हो, मतलब जो उसका मूल स्थान था उस पर व्यवस्थित ना हो और क्रिस्टल चालक से बाहर रह जाए, जो क्रिस्टल चालक होता है उससे बाहर रह जाए, तो यौगिक की स्टोइकोमेट्री को बनने के लिए दूसरे प्रकार के अवयवी कण भी क्रिस्टल चालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं एवं इसके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं। इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब जब अपन किसी क्रिस्टल चालक को गर्म करते हैं तो वो अपनी जब मूल अवस्था में नहीं जाता है तो उसमें जो क्रिस्टल चालक के जो अन्य क्रिस्टल चालक के जो भाग होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो अपने
वे भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनके अंदर रिक्तिकाएं बन जाती हैं और इस रिक्तिका बनने के कारण इनके अंदर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, ये बताया गया है इसमें। तो क्योंकि रिक्तिका दोष के फलस्वरूप अवयवी कण क्रिस्टल चालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इस कारण इस दोष को के फलस्वरूप क्रिस्टल ठोस के घनत्व में कमी आ जाती है। जो क्रिस्टल इस रिक्तिका दोष के कारण जो है वो क्रिस्टल ठोस का जो घनत्व होता है उसमें कमी आ जाती है। तो अपन इसको व्यवस्थित कैसे करते हैं, रिक्तिका दोष है ये, इसमें अपन ए बी फिर बी ए के फिर ए बी फिर बी ए के रूप में व्यवस्थित करते हैं इसको। और ये जो है ये रिक्तिका दोष का जो फिगर है, चित्र है। अब अपन बात करते हैं अंतराकाशीय दोष। जब क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टली ठोस को गर्म करने पर रिक्तिका संख्या में कोई अवयवी कण अंतरकोष्ठ में आकर व्यवस्थित हो जाता है, तो यौगिक में स्टोइकियोमेट्री बनाए रखने के लिए समान संख्या दूसरा प्रकार के अवयवी कण ही अंतराकोश में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब जब अपन क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो जो उनमें अवयवी कण है वो बाहर से आकर अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसके कारण स्टोइकियोमेट्री की जो संख्या होती है उसमें दूसरे प्रकार के जो अवयवी कण होते हैं वो भी अंतराकोश में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए पहले आप चित्र से समझिए। जैसे अपन ने ए बी और बी ए कोई ऐसे, फिर ए बी फिर बी ए ऐसे कोई अवयवी कण व्यवस्थित हैं, तो यहाँ से जैसे ए से कोई अवयवी कण बाहर से आकर ए यहाँ पे व्यवस्थित हो जाता है, तो ए के साथ साथ दूसरे प्रकार के अवयवी कण जैसे बी भी बाहर से आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बस इसमें यही बताया गया है। तो अब बात करते हैं, क्योंकि यह घटना अंतरकोष्ठ में होती है, इस कारण इस प्रकार के दोष को अंतरकक्षीय दोष कहते हैं। मतलब अंतराकाशीय दोष को अंतरकक्षीय दोष भी कहते हैं। तो अंतरकाशीय दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल ठोस के जो घनत्व में वृद्धि हो जाती है। जो अंतरकाशीय दोष होता है उसके कारण भी जो घनत्व होता है क्रिस्टल का, उसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों के स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें स्टोइकियोमेट्री दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोइटी के दोष, एक होता है फ्रैंकलिन दोष या विस्थापन दोष। सोइटी दोष की बात करते हैं, तो सोइटी की दोष क्या होता है इस पे बात करते हैं। इस प्रकार के दोष को आयनिक यौगिक में सर्वप्रथम सोइटी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इस कारण इसे सोइट की दोष कहते हैं। क्योंकि सोइट की दोष होता है वो किसी वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम सोइट की था, तो उसी के नाम पर इसको सोइट की दोष बोल दिया गया। जो सोइट की दोष होता है वो क्या होता है, सोइट की दोष अनायनिक यौगिकों की रिक्तिका में दोष के समान होता है। अनायनिक यौगिकों की जो रिक्तिका में जो दोष होते हैं उनके समान होता है सोइट की दोष। अब सोइट की दोष के ऊपर बात करते हैं। जैसे सोइट की दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने मूल स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, वह क्रिस्टल चालक में बाहर आ जाते हैं एवं इनके स्थान पर रिक्तिका जालिका बन जाती है। मतलब जो सोइट के दोष होते हैं उसमें धनायन और जो ऋणायन होते हैं वो अपने मूल स्थान पर आकर व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनमें चालकता से बाहर चले जाते हैं और इसी के कारण उनके बीच में रिक्तिकाएं बन जाती हैं। जो रिक्तिकाएं बनने के कारण ये सोइट के दोष उत्पन्न हो जाता है। तो सोइट के दोष में आयनिक यौगिकों को दर्शाते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं। मतलब सोइट की जो दोष होता है वो आयनिक यौगिकों में ही होता है, और ये धनायन, इनमें जो है धनायन व ऋणायन के जो भाग होते हैं वो लगभग समान होते हैं, ये बताया गया है। सोइट के दोष में आयनिक यौगिक प्रदर्शित किए करते हैं जिनमें समन्वय संख्या जो होती है वो उच्च होती है। अगर अपन एग्जाम्पल के लिए लें तो NaCl, KCl, CCl और AgBr जो होते हैं वो सोइट की दोष के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। अब सोइट की दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है उसमें कमी होती है, और पिछले में क्या था, उनके घनत्व में वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे क्या है, कमी, घनत्व में कमी आती है। तो सोइट की दोष का आप फिगर देख लीजिए। ये देखो जैसे ए बी कोई अपना क्रिस्टल जालक है, फिर अपन ने नीचे रखा बी ए फिर ए बी और फिर बी ए। इनमें जो ऋणायन व धनायन होते हैं वो लगभग समान होते हैं, ये मैंने आपको बताया है पीछे पढ़ के। तो
जैसे यहाँ से कोई ए अणु है और यहाँ से कोई बी अणु है, ये बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो सॉल्ट की दोष होता है। बात करते हैं अब फ्रैंकलिन दोष या विस्थापन दोष की। तो इसको फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था, जैसे पीछे सॉल्टकी नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था तो उसका नाम सॉल्टकी दोष पड़ गया था, और यहाँ पे फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा है तो इसका नाम फ्रैंकलिन दोष पड़ गया है। तो इस प्रकार का दोष आयनिक यौगिकों में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिसके कारण इसका नाम भी फ्रैंकलिन दोष पड़ गया। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन दोष जो होता है वो अनायनिक यौगिकों में अंतराकाशीय दोष के समान होता है, और फ्रैंकलिन दोष में छोटे छोटे आकार के धनायन अपने मूल स्थान पर विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान हो जाता है, अंतराकाशीय अध्यास्ती हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और वो दोष होता है फ्रैंकलिन दोष। और इसमें धनायन जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। फ्रैंकलिन दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में प्राप्त अंतर पाया जाता है, मतलब जिनके ऋणायन व धनायन के आकार में अंतर पाया जाएगा उन्हीं में फ्रैंकलिन दोष उत्पन्न होता है। फ्रैंकलिन दोष प्रदर्शित करने वाले आयनिक यौगिकों में समन्वय संख्या निम्न होती है। जो फ्रैंकलिन दोष उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, जो दर्शाते हैं, उन आयनिक यौगिकों की जो समन्वय संख्या होती है वो कम होती है। तो फ्रैंकलिन दोष में क्रिस्टल चालक का घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इनमें घनत्व ना तो कम होता है ना बढ़ता है, और इनके लिए जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं AgCl, AgBr, ZnS और AgI। अब जैसे अपन यहाँ पे देखिए, ये अपना कोई अणु है, ये अपना कोई क्रिस्टल है, इसमें जो A अणु है ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पे आ जाता है, तो इनके कारण यहाँ पे अंतराकाशीय स्थान बन जाता है, और यहाँ पे जो है अंतराकाशीय धनायन हो जाता है, और यहाँ पे रिक्तिका बच जाती है। तो इसी को बोलते हैं अपना फ्रैंकलिन दोष, क्योंकि यहाँ से जो धनायन था वो यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ से जो रिक्तिका बन गई, इसी रिक्तिका के कारण फ्रैंकलिन दोष उत्पन्न हो जाता है। अब अपन बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की, ये अपन अगली वीडियोस में कर रहे होंगे। और ये अपने कुछ क्वेश्चंस फिर से आ गए, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग सर्च कर लेना, यदि आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना अपन अगली मतलब जब चैप्टर एंड होगा तो अपन सारे जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने लिख रखे हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा। और नॉन स्टोइकियोमेट्री जो दोष होते हैं उसको अपन अगली वीडियो में कर रहे होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।